सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 389 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जब ज़ूफेन ने कमांडर ट्यूबा के गले पे मार्शल का वेपन रख रखा होता है, तो कमांडर ट्यूबा कहता है कि एक सोल्जर इस तरीके से ह्यूमिलेशन सहने से अच्छा मरना पसंद करता है। तो तभी ये सुन ज़ूफेन भी हंसते हुए उससे कहता है कि कमांडर ट्यूबा, अगर तुम मेरे कोई बड़े दुश्मन होते तो मैंने बिना किसी हेजिटेशन के कब का तुम्हारा सिर तुम्हारे गले से अलग कर चुका होता। लेकिन इतना कह करके ज़ूफेन कमांडर ट्यूबा को छोड़ देता है और ऊपर आसमान में पहुंच जाता है और आगे कहता है कि तुम मेरे हाथों मरना डिजर्व नहीं करते हो, और हमारे डियर मार्शल डुगो के प्रति तुम्हारी रेस्पेक्ट को अप्रिशिएट करते हुए मैं भी बिल्कुल वैसा ही सेम करूंगा। तो फिर ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग फिर मिलेंगे। तो अब इतना कहकर के ज़ूफेंग वहाँ से जाने लगता है कि कमांडर ट्यूबा ज़ूफेन से इतनी ज्यादा बेइज्जती सहने के बाद काफी ज्यादा गुस्से के साथ जमीन में पैर मारता है और ज़ूफेन से कहता है कि कमीने हरामी, तुम्हारी मुझे इतना कम आंकने की हिम्मत कैसे हुई। इधर दूसरी ओर ज़ूफेन और गूसेंगटन बिना उनकी बातें सुने वहाँ से आराम से जा रहे होते हैं, जबकि ये देख स्लॉटर वुल्फ भी गुस्से में कहता है कि बच्चे यहाँ से भागो मत और मेरा सामना करो, तुम आज मेरे हाथों जरूर मारे जाओगे। इतना कहकर के स्लॉटर वुल्फ अपने कुछ लोगों के साथ ज़ूफेन का पीछा करने लगता है। तो ये देख ज़ूफेन और गूसेंगटन भी पीछे मुड़ करके देखते हैं, जिसके बाद गूसेंगटन एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ठीक है, फिर आ जाओ। तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक बार अपनी स्वेरिंग फिस्ट का टेस्ट करा देता हूँ। इतना करके गूसेंगटन अपना एक अटैक स्प्लिटिंग हैविंग स्वेरिंग फिस्ट को एक्टिवेट करता है, जिसकी भयानक पावर्स को देख करके ज़ूफेन और गूसेंगटन का पीछा करने वाले स्लॉटर किंग और उसके लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। स्लॉटर किंग तो हवा में उस अटैक को डॉच कर लेता है, बट उसके बाकी के काफी सारे लोग गूसेंगटन के इस अटैक से डायरेक्टली हिट होते हैं, जिस वजह से जमीन में एक जोरदार धमाका होता है और उन लोगों की राख तक भी नहीं बचती। जबकि स्लॉटर वुल्फ भी पीछे मुड़ करके उस अटैक की पावर को देख करके काफी ज्यादा घबरा गया होता है। तभी ज़ूफेन उससे कहता है कि मिलिट्री फॉर्मेशन मेरी अभी फिलहाल कहीं और जरूरत है, तो इसलिए हम लोग फिर कभी और मिलेंगे डायरेक्टली बैटल फील्ड के ऊपर। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सिर तुम्हारे कंधों के लिए बहुत ज्यादा भारी है, तो तुम लोग अब भी मेरा पीछा करने के लिए बिल्कुल ही फ्री हो और मेरा पीछा करो। इतना कहकर के ज़ूफेन और गूसेंगटन बड़ी तेजी से वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पीछे खड़ा कमांडर ट्यूबा गुस्से में सिर्फ अपने दांत पीसते रह जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर वो ज़ूफेन के बारे में शैडो किंग से पूछते हुए कहता है कि एरोगेंट शैडो किंग, आखिर वो एरोगेंट बच्चा कौन था। शैडो किंग भी ज़ूफेन के बारे में बताते हुए कहता है कि वो ज़ूफेन था, हमारे टियान्यू का एक नया अपर स्टार, और वो विंडगेट सिटी से 8वें नोबल हाउस ल्यू क्लैन का एक स्टीवर्ड है। वो बंदा चालाक, निर्दयी, ट्विस्टेड, आउटस्टैंडिंग, स्ट्रॉन्ग, उसकी ये सारी खूबियां उसे टियान्यू में एक सबसे खतरनाक अपोनेंट बनाती हैं। और हिज मैजेस्टी ने मुझे यहाँ पे डुगू आर्मी से निपटने के लिए भेजा था, ताकि आपका अगला फोकस इस बच्चे के ऊपर हो। तो अब जब ज़ूफेन की इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद कमांडर ट्यूबा भी ज़ूफेन का 2 बार नाम लेता है कि ज़ूफेन, ज़ूफेन, ये अब से मेरा एक बहुत खतरनाक प्रतिद्वंदी है, जिससे कि मुझे जरूर ही लड़ना होगा। तो अब इधर कमांडर ट्यूबा के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन 2 महीने बाद विंडगेट सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि यहाँ पे ज़ूफेन की ल्यू क्लैन है। तो अब इसी के साथ अंदर हमें ज़ूफेन का सीन दिखाया जाता है, जो कि ल्यू क्लैन के सभी लोगों को बता रहा होता है कि अब तक मार्शल डुगो का क्या हुआ और कैसे हुआ। और इन सारी चीजों को समझाने के बाद वो उनसे कहता है कि तो ये सब इस तरीके से हुआ, इस तरीके से मार्शल डुगो को असैसिनेट करके उनकी हत्या कर दी गई, और अब इंपीरियल फैमिली ने क्वानोंग आर्मी के साथ मिलीभगत कर ली है। इसी वजह से अब वो लोग हम सब लोगों को भी जड़ से उखाड़ने की प्लानिंग कर रहे होंगे। तो इसीलिए अब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। पहला ये है कि हम इस टियान्यू के केओस और इस वॉर को अवॉइड करने के लिए इस टियान्यू एम्पायर को छोड़ करके इधर उधर बिखर जाएं, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है उससे मिले और अपने लिए इस दुनिया को जीत लें। तो अगर ज़ूफेन की ये बात सुन कैलन पवेलियन के लॉर्ड भी कहते हैं कि क्या इंपीरियल फैमिली को बाहरी लोगों के साथ मेलजोल रखने और अपने वफादार ऑफिशियल्स को मारने में
कोई शर्म नहीं है? क्या वो इस तरीके से इतनी हद तक गिर गए हैं? और क्या इंपीरियल फैमिली अभी भी टियानियों के ऊपर रूल करने के योग्य है? मैं तो इस चीज के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ, इसलिए बेशक हमें अपने अंत तक उनके खिलाफ लड़ना होगा। तो अब जू फैन भी उनकी बात सुनने के बाद अपने मन में कहता है कि हाँ, ये सब बिल्कुल सिंपल है। इस बेहद ही कठिन परिस्थिति को फेस करना ये इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक और हतोत्साहित हो गया है, लेकिन अब हमारे पास इस डुगू आर्मी के साथ इन लोगों को अपना साहस, अपना करेज भी मिल गया है। और जब तक वो लोग मेरे साथ मिलकर के मेरा सहयोग करेंगे, इस दुनिया को एकजुट करने की मेरी ये प्लानिंग जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। तो अब जू फैन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी ग्रैंडमदर भी कहती हैं कि अगर ऐसा है, क्वान रॉन्ग की आर्मी एक बहुत बड़ी आर्मी है और अब तो उनके पास उनकी मदद के लिए इंपीरियल फैमिली के एक्सपर्ट्स भी होंगे। और अब इस वॉर को जीतने के लिए हमें अपनी पावर्स को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाना होगा। तो अब ग्रैंडमदर की ये बात सुनने के बाद स्वॉर्ड मार्केस लॉर्ड भी कहते हैं कि इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। जैसा कि ब्रदर यी फैन ने कहा, इंपीरियल फैमिली ने ही दुश्मनों को हमारी जमीन के ऊपर ला दिया है और इसलिए उन्होंने टियानियों के ऊपर अपनी नजर रखने का अपना ये अधिकार खो दिया है। तो अब इसलिए हमें बस यहाँ से बाहर फैलने की जरूरत है, जिससे हम टियानियों में बाकी सभी लोगों को अपने साथ जोड़ लेंगे और इससे एम्परर के खिलाफ विद्रोह करने की ग्रोथ अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो अब इधर स्वॉर्ड मार्केस इतना कही पाते हैं कि तभी वहाँ पे उन लोगों के सामने सर लैंग आ जाते हैं। उन लोगों से कहते हैं कि अनुभवहीन, तुम्हें सचमुच इस चीज का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। आप ही मुझे बताएं कि आखिर कोई आपके ऊपर विश्वास क्यों ही करेगा, क्योंकि खुद ही एम्परर के खिलाफ खड़ा है। क्योंकि आपके ये सब करने से पहले ही एम्परर को बस इतनी सी बात डिक्लेयर करनी होगी, आप क्वान रॉन्ग से मिलकर के खुद उनको कॉल कर रहे हैं, जिसके बाद आपका ये विद्रोह खुद आपके ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगा और आपके इस एकमात्र उचित प्रयास से कष्ट और सफरिंग्स को सहने वाले हम खुद ही बन जाएंगे। तो अब जब सरलैंग की ये बात सुनने के बाद स्वॉर्ड मार्केस भी कहते हैं, हे सरलैंग, तुम्हारा ये सब कहने का क्या मतलब है? क्या इंपीरियल फैमिली ने खुद मार्शल डुओ को कास्ट नहीं किया? इंपीरियल फैमिली ने खुद मार्शल डुओ को धोखे से मरवाया है और डुगू आर्मी का हर एक सोल्जर इस सारी चीज का खुद गवाह है। तो मुझे बताओ, क्या इस सब से अधिक कुछ भी स्पष्ट हो सकता है? तो अब जब स्वॉर्ड मार्केस की ये बात सुन सरलैंग भी कहते हैं कि हाँ, मगर लेकिन क्या वो लोग भी गद्दार नहीं हैं? क्योंकि नंबर में कितने भी अधिक होने पर भी आखिरी शब्द इंपीरियल फैमिली का ही होता है। मुझे आप ही इतना बताएं कि बाकी के सारे क्लैंस आखिर किसके ऊपर ज्यादा विश्वास करेंगे, अपने इस नेशन के एम्परर के ऊपर या फिर हम जैसे ट्रेटर्स, हम जैसे विद्रोहियों के ऊपर? तो अब इधर सरलैंग की ये बात सुन करके बाकी के सभी लोग भी एकदम शांत हो जाते हैं। उनके पास आगे कुछ भी कहने का कोई भी शब्द बाकी नहीं रह जाता है। और इसी के साथ मैं ये वाले एपिसोड को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ और इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और बाकी चैनल पे नए हो और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।